नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने जो है कल तक यहाँ तक देखा हुआ था। आज हम लोग जो है किसके बारे में देखेंगे? काली मिट्टी के बारे में देखेंगे। काली मिट्टी क्या है या कैसे होती है, किस तरह से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सबों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन मृदाओं का रंग काला होता है। मतलब कि जो काली मिट्टी होती हैं उनका रंग क्या होता है? उनका रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। याद कर लीजिए, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेगा काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो रेगर कहा जाता है। या ऐसे पूछ, रेगर किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा। काली मृदा कपास की खेती के लिए, जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। जो काली मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए दोस्तों उचित समझी जाती है बहुत, काली मृदा को। ठीक है, तो काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। यह माना जाता है कि जलवायु और जनकशैलों ने काली मृदा के बनने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार, बेसाल्ट जिसको कहा जाता है, क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों में फैली है। ठीक है, काली मृदा किस तरह से होती है ये देख लीजिए। यही है काली मृदा, इसी को बोला जाता है काली मृदा। ये ऐसे ऐसे होती है काली मृदा, इसी को जो है काली मृदा बोला जाता है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। जो काली मृदा है वो किससे बनी है? तो मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। जो काली मृदा है वो क्या है? ये जो है मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने के पौष्टिक तत्वों से मतलब बनी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मृदा में क्या होती है? काली मृदा में फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। जब गर्म और ठंडी गर्मी का मौसम आता है तो इन मृदाओं में क्या बड़े बड़े दरारें पड़ जाती, दिख रहे हैं तो फोटो में आपने देखा था ना किस तरह दरारें पड़े थे। तो ऐसे बड़े बड़े दरारें पड़ जाते हैं जिनसे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। जब दरारें पड़ जाती है तो हवा जो है जमीन के अंदर जाती है और मृदाओं में जो है वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती, मतलब एकदम चिपचिप। अरे आप लोग खेतों में देखे होंगे तो एकदम चिपचिपी सी हो जाती है, तो वैसी हो जाती है। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही कर दी जाती है। मतलब कि जो ये काली मृदाएं होती हैं इनको जोतना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से जो है इन मृदाओं को मानसून जैसे शुरू होता है, पहली बौछार जो बारिश होती है उसी की फुहार में इसकी जुताई जो है कर दी जाती है। अब देखते हैं हम लोग लाल मृदा। किसको? लाल और पीली मृदा को देखते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। जो लाल मृदा है ये दक्कन के पठारों के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं जो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिणी छोर के और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में
लौह रंग के रूप में प्रसार का कारण होता है। इसका पीला रंग और जलयोजन का कारण होता है। इसका पीला रंग जो है इसमें जलयोजन का कारण है। ठीक है, अब देखते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा ना। अब देखते हैं कि आज जाके हम लोग लेटेराइट मिट्टी है क्या। लेटेराइट मिट्टी के बारे में आज जो है हम लोग देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा शब्द लेटर से लिया गया है। इसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट का अर्थ है ईंट। लेटेराइट उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह वर्षा भारी से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और लेटेराइट मृदा जो है यह अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक, ये इसी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। देख लो आप लोग, ये ऐसे जहां आपको देखिए वो समझ लेना कि लेटेराइट मिट्टी है। उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लेटेराइट मिट्टी जो है ये पाई जाती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश में आप लोग रीवा, सतना साइड में के लोग मतलब पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना उन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मरुस्थलीय मृदा। किसको? मरुस्थलीय मृदा को देखते हैं। मरुस्थलीय मृदाएं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। मरुस्थलीय मृदाएं जो होती हैं ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है और बनाया जाता भी है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। इन मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा जो नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह की ओर नीचे कैल्शियम की चूना बढ़ती जाती है और नीचे की परतें में चूने कंकड़ की सतह पाई जाती है, इसके कारण जो है जल अतः संचयन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कुछ इसी तरह होती है, देख लीजिए आप लोग, कुछ इसी तरह से जो है मरुस्थलीय मृदा होती है। अब देखते हैं हम लोग वन मृदा। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आ जाता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। ठीक है, हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं क्या होती हैं? बहुत उपजाऊ होती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो पॉइंट समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझते चलिए, क्योंकि ये बहुत समस्याएं आप लोगों के लिए आगे खड़ी कर देगी। ठीक है,
तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मृदा संरक्षण के बारे में। किसके बारे में? मृदा संरक्षण के बारे में। चलिए अब देखते हैं हम लोग मृदा संरक्षण क्या है। मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जो मिट्टी कटती है, जैसे कि कहीं पानी गिर रहा है, क्या एग्जाम्पल दूं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि पहाड़ों से जब गिरती है तो जो पहाड़ी मिट्टियां होती हैं वो गिरती हैं ना पहाड़ों से, तो उसका कटाव होता है, तो उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा का अपरदन मतलब देखिए इसमें साफ तौर पर एक लिखा नहीं है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसकी बहाव और कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की, जो मृदा बनता है और उसके अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मतलब कि जो मृदा बनने की प्रक्रिया होती है वो कटने के साथ आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों संतुलित होती हैं। परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन आदि, जो ये हैं वनों का उन्मूलन, पशुचारण, निर्माण और खनन प्रक्रिया आदि से कई बार जो है यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद तथा जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे नवलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसको क्या कहा जाता है? उसको उत्खात भूमि कहा जाता है। ठीक है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। मतलब कि जो जल होता है नीचे की ओर जब बहता है, जैसे बताया नहीं अभी कि जो पहाड़ से मतलब पानी गिरता है, तो इस तरह से जब नीचे की ओर बहता है तो ऐसी स्थिति में जो है इस क्षेत्र को ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं पवन मैदान, जो देखिए यहां पे दिए ना, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में अपरदन को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन किसे कहा जाता है? पवन द्वारा मैदान के ढालू, जो हवा बहती है तो धूल मिट्टी सब उड़ के जाती हैं, तो उसको पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे, मतलब इन सब कारणों से भी जो है मृदा अपरदन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, ढाल के ऊपर बह नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा कटाव करता है। ढाल वाली भूमि समोच्च रेखाएं समानांतर हल चलाने के से ढाल जो है हल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? ढाल वाली भूमि को समोच्च रेखांतर समानांतर हल चलाने के ढाल के साथ साथ बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च ढाल कहा जाता है, समोच्च जुताई कहा जाता है। ठीक है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान जो है कृषि अपरदन को नियंत्रित कर सकती है। जो ढाल वाली भूमि होती है, जैसे कि ऐसे, तो इस पे जो है सोपान बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो सोपान जो है इस पे क्या बनाए जा सकते हैं। तथा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित हो सकती है। ढाल वाली भूमि पे ही सीढ़ी बनाए जा सकते हैं। बड़े खेतों में पट्टियां को जो है बांटा जाता है,
फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं और इस तरीके से पट्टी भूमि कृषि कहते हैं। पट्टी भूमि कृषि कहते हैं, इसी को पट्टी भूमि कृषि कहते हैं। ठीक है। अब पेड़ों की कतारों में लगातार रक्षक मेखला बनना भी पवनों की गति को कम करता है और इन रक्षक पट्टियों का भूमि भारत की रेत के टीले और स्थानीयकरण के महत्व का योगदान दे रहा है। ठीक है। अब आता है हमारा जो है भारत में पर्यावरण की दशा, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम। कल तो मतलब अब जो है मंडे को हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। सॉरी मंडे को नहीं, अरे मंडे तो हाजी है, मैं तो भूल गया। मतलब जो ट्यूसडे आएगा उसमें डिस्कस करेंगे इसको, सॉरी। तो इसको जो है हम लोग कल नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।